तो आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा हीरो स्टॉक है बजाज फाइनेंस। और हम आज बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। आज मैंने बजाज फाइनेंस को इसीलिए लिया है क्योंकि आइसर मोटर और अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको फंडामेंटल एनालिसिस दे दिया है, तो मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इसीलिए आज मैंने थर्ड कंपनी बजाज फाइनेंस को चुना है। चलिए देखते हैं इसका कुछ फंडामेंटल डेटा। अगर बजाज फाइनेंस का बात करें तो जैसा हम सब जानते हैं ये बजाज ग्रुप का है। इसका बाइक भी है, जैसे बजाज जो हम लोग जानते हैं, पहले स्कूटर भी आता था बजाज, उसी कंपनी का है। तो ये मोस्टली एनबीएफसी कंपनी है और इसका जो ग्रोथ स्टार्ट हुआ 2008 के बाद स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो रिटेलर्स थे वो लोन लेना स्टार्ट किए 2008 के बाद, इसीलिए इसका ग्रोथ 2008 के बाद आपको बहुत रैपिडली दिखेगा। उससे पहले था कंपनी लेकिन उतना कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा था। अगर कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो ये लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी है, जो कि काफ़ी बड़ा कंपनी इसे कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि जो देश का सबसे बड़ा कंपनी है वो लगभग है 13 या 14 लाख करोड़ के आसपास का है। ये लगभग 4 लाख करोड़ का है, तो लगभग उससे बोल सकते हैं कि 3 गुना या 4 गुना कम है। फिर भी कंसिडर किया जा सकता है कि ये बहुत बड़ा कंपनी है एज़ कम्पेयर टू जो सबसे बड़ा कंपनी है उससे। अगर स्टॉक्स पी की बात करें तो ये है लगभग 88.6। करंट ईयर का प्रॉफिट के हिसाब से काफ़ी हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, इसे देख के यही पता चलता है। और अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो लगभग 9% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.8%, जो उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा। लेकिन ये जो नंबर है ये करंट ईयर का है, इसीलिए हमको देखना पड़ेगा कि पिछला 4-5 सालों में कितना रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है, ताकि हमको क्लियरली पता चले। अब बात करते हैं कंपनी का थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट का। अगर पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है लास्ट 5 साल का वो लगभग 28% CAGR रहा है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हर साल ये 28% से अपना प्रॉफिट को ग्रो करता है लास्ट 5 सालों में, तो काफ़ी इफेक्टिव कंपनी लगता है इसके हिसाब से। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ये बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, जैसा PE देखने से पता चल ही गया। और अगर बुक वैल्यू से भी बात करते हैं काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है कि कितना जल्दी कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर पाएगा, इससे ये चेक किया जाता है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं अर्निंग रखते हैं। ऐसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रखा जाता है, लेकिन आप नॉर्मल अर्निंग को भी रख के देख सकते हैं, कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, ओवरऑल ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। तो उसको देखने से पता चलता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कम है, काफ़ी लो है। तो ऊपर आता है अर्निंग, नीचे आता है इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना है। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उतना कुछ खास हाई नहीं है। अगर इसका कॉम्पिटिटर का बात करते हैं, इसका कॉम्पिटिटर इसका खुद का जो सब डिवीज़न है वह बजाज फिनसर्व वो है। और अगर अदर कॉम्पिटिटर का बात करें तो वो SBI कार्ड है, HDFC AMC है, मुथूट फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग है। ये डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी NBFC बहुत ज़्यादा कंपनी है तो वो कॉम्पीट करते रहता है इससे। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में सितंबर 2018 में इसका रेवेन्यू था 4200 करोड़ के आसपास, जो कंटिन्यूस इंक्रीज़ तो करता है लेकिन फिर कोविड की वजह से डिक्रीज़ कर गया, और फिर थोड़ा बहुत ट्रेंड डिक्रीज़ में रहा है कोविड के बाद। अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी को फाइनेंस प्रॉफिट हो रहा है या नहीं वो पहले चेक करना पड़ेगा, कि अगर फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस से ही प्रॉफिट ना करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि ICICI के केस में देखे थे कि कंपनी तो काम ठीक कर रहा था लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रहा था, फाइनेंसिंग प्रॉफिट नहीं था, अदर इनकम से पैसा जनरेट करके ओवरऑल प्रॉफिट पॉजिटिव में रख रहा था। तो इस केस में अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी इफेक्टिव है, 1400 करोड़ के आसपास, जो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग में ही है, लेकिन फिर कोविड की वजह से डाउन हो गया। तो जैसा कि ये फोकस करता है रिटेल डिवीजन में, तो बहुत सारा आदमी का जॉब लॉस हुआ है, बहुत सारा चीज़ इम्पैक्ट हुआ, बहुत सारा इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुआ है, जिसके वजह से रिटेल सेक्टर पे इम्पैक्ट किया है। मतलब कॉमन कंज्यूमर इम्पैक्टेड है अभी तक कुछ हद तक, जिसके वजह से इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है कोविड के बाद। ओवरऑल प्रॉफिट का भी अगर बात करें तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट ट्रेंड पॉजिटिव में ही है एक्सेप्ट कोविड। तो देख सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहा है ओवर लास्ट 8 to 9 क्वार्टर। अब बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अर्ली, मतलब ईयरली साल दर साल कैसा रहा है। तो अगर 2015 से बात करें तो यहाँ डेटा 15 से ही दिया, इसीलिए मैं 15 से चेक कर रहा हूँ। अगर 15 का बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू था 5300 करोड़ के आसपास मार्च 2015 में, जो कंजिक्यूटिवली इंक्रीज़ करता है और अभी हो गया ये 26,000 करोड़ के आसपास। मार्च 2020 और मार्च 2021 में उतना कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, जैसा हम सब जानते हैं, तो उतना
जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास हाई नहीं है। अगर बात किया जाए फाइनेंस प्रॉफिट का, तो कंपनी का फाइनेंस प्रॉफिट का ट्रेंड पॉजिटिव में ही है, कोई डिक्रीज़ नहीं है एक्सेप्ट 2021 है, तो बाकी कोई साल डिक्रीज़ नहीं हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट का ही बात करें तो सेम ट्रेंड है, कंटिन्यूस इंक्रीज़, बस 2021 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 5 साल का सेल्स ग्रोथ है 30% और 3 साल का 28%, तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी अपना सेल्स को ग्रो किया लास्ट 5 साल में और 3 साल में, एक्सेप्ट 2021 को अगर हम एक्सक्लूड कर देते क्योंकि बहुत ख़राब कंडीशन था वो, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो किया अपना सेल्स को। अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था लास्ट 5 साल का 28% और लास्ट 3 साल का है 21%, जो काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि इतना तेज़ी से अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है, सेल्स को ग्रो कर रहा है, तो उसका नॉर्मल सा बात है कि जो स्टॉक्स पी होगा उसको मार्केट बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड कराएगा ही कराएगा। मार्केट एंटिसिपेट करता है कि वो पहले से उसका फेयर वैल्यू को उठा के ऊपर कर दिया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी छोड़ दीजिए, बस इतना ही समझिए कि कंपनी अगर काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है तो उसका स्टॉक्स का पी काफ़ी हाई रहेगा, मार्केट उसको हाई मल्टीपल देगा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कंपनी का 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है 18% और 3 साल का 17%, जो मुझे ठीक ठाक लगता है क्योंकि 20% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे काफ़ी पसंद आता है। उससे अगर थोड़ा ज़्यादा नीचे रहता तो उतना कुछ खास कंसिडर मैं नहीं करता। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। अगर बजाज फाइनेंस के केस में देखें तो कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा निकाल तो रहा है। कहने का मतलब है कि ये एक फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है। क्या किया बैंकिंग, इसके लिए आपको बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करता है वो समझना होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसा पहले उठाया जाता है, उसके बाद उसे यूज किया जाता है, दूसरा को दिया जाता है, उससे प्रॉफिट निकाला जाता है। फिर मतलब लोन दिए दूसरा को, पैसा मार्केट से ही लिए, उसके बाद क्या किया कि हम दूसरा को लोन दिए, लोन देने के बाद जो हमको इंटरेस्ट दिया उसको हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। अब जिससे हम पैसा लिए थे उसको कुछ कम परसेंटेज लेके वापस कर देंगे। तो ये ऐसे ही चलता है नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस। तो जैसा कि NBFC है तो इसका जो भी मोस्ट ऑफ द कैश आता है वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो उससे वो कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पैसा लगाता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा लगाता है। और जो नेट कैश है वो इसका 2015 मार्च में नेगेटिव रहा है। और अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कंसिक्यूटिवली आप देखेंगे कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ चेक कर पाना कि क्या कंपनी स्टेबली अपना प्रॉफिट को ग्रो कर पा रहा है या अपना कैश को रिजर्व कर पा रहा है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर लास्ट कुछ क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग 55.15% था सितंबर 2018 में, जो कि बढ़ के 56.03 हो गया। तो थोड़ा सा प्रमोटर इंक्रीज़ किया स्टेक जब कोविड हुआ था तब। अब बात करते हैं थोड़ा सा लास्ट कुछ ईयर डेटा का। अगर लास्ट कुछ ईयर डेटा का बात करें तो कंपनी का डेट 0.01 है, तो डेट टू इक्विटी कुछ खास है नहीं। कंपनी का प्लेजिंग भी कुछ नहीं है। अगर स्टॉक डाइल्यूशन का बात करें तो लास्ट 11 साल में कंपनी स्टॉक डाइल्यूट नहीं किया, उल्टा 1.5% खरीद लिया है। तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट को भरोसा है अपनी कंपनी पे। अगर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें ओवरऑल तो ये है लगभग 25%, जो काफ़ी इफेक्टिव लगता है मुझे। अगर 20% से ज़्यादा रहता है तो मैं कंसिडर करता हूँ उस कंपनी में फर्दर रिसर्च। तो आप भी इस पर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ डेटा अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट करें ताकि मैं भी उससे कुछ सीखूँ। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो लगभग 20% है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर लगता है, काफ़ी हाई नंबर लगता है क्योंकि बहुत कम कंपनी अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन को 20% रख पाते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी का कुछ मोट हो, नहीं तो ऐसे 20% रख पाना बहुत मुश्किल है। अगर फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ रेट का बात करें तो वो लगभग 4.28% है, जो उतना कुछ खास नहीं है, यह मान सकते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर कंपनी का डेटा देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो सेल्स है उसको इंक्रीज़ कर रहा है और प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर रहा है और शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट दे ही रहा है, उसमें कोई राय नहीं है। तो ये था ओवरऑल डेटा बजाज फाइनेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।